हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10 का जो हमारा साइंस है। साइंस में एक सब्जेक्ट आता है फिजिक्स। तो फिजिक्स का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसका इंपॉर्टेंट जितना भी क्वेश्चन होगा सब्जेक्टिव में हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में। और जो कि क्वेश्चन हम लोग करवाएंगे करीब हम 10 से 15 क्वेश्चन करवाएंगे। और यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोग यदि वीडियो में आए हो तो वीडियो को अंत तक कंटिन्यू देखते रहना। तो चलिए पहले क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा। सवाल कहता है प्रकाश के परावर्तन क्या है या किसे कहते हैं, या आपको पूछेगा प्रकाश के परावर्तन क्या है या प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं। तो आपको एक ही आंसर लिखना है। तो आंसर लिखना है क्या, तो आंसर लिखना है जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराती है। जैसे कि मान लो एक यहाँ पे वस्तु है, अपारदर्शी वस्तु है, ठीक है। तो इसमें जैसे ही एक प्रकाश की किरण इधर से मान लो आएगी, आप लोग समझना, इधर से जैसे ही प्रकाश की किरण आएगी इसमें टकरा गई और टकराने के बाद वापस लौट जाती है। जैसे ही टकराई और यहाँ से इस प्रकार से आया वस्तु और इस प्रकार से प्रकाश जैसे ही वस्तु में टकराया और पारदर्शी वस्तु में क्या होता है, आर पार नहीं हो पाती है। मान लो जैसे यहाँ पे टेबल है, टेबल में टकराया और वस्तु इसी प्रकार से इधर क्या हुआ, आपतित हुआ, इधर परावर्तित हो गया, निकल गया। तो वापस लौटने की घटना, जो वापस ये लौट रही है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है, परावर्तन कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, आप लोग याद रखिएगा इस प्रकार से। तो मैंने आपको समझा दिया, एक बार बोल देता हूँ आपको। जब प्रकाश की किरण ठीक है, जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराती है तो टकराने के बाद वापस लौटती है, तो वापस लौटने की घटना को हम लोग कह सकते हैं प्रकाश का परावर्तन या परावर्तन, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा। पहली क्वेश्चन हो गई। चलिए दूसरी क्वेश्चन को देखते हैं। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, तो आप लोग वीडियो को एकदम कंटिन्यू देखते रहें और वीडियो को दबा के आप लोग शेयर करें, ठीक है। चलिए 2 नंबर सवाल रखिएगा। प्रकाश के स्रोत क्या है, प्रकाश के स्रोत क्या है। तो चलिए आंसर देखते हैं। प्रकाश के स्रोत क्या होगा, वह स्थान, ठीक है, याद रखिएगा, वह स्थान या वह पदार्थ जहाँ प्रकाश उत्सर्जित होती है वो प्रकाश के स्रोत कहलाते हैं। सिंपल सी बात है। वैसा स्थान हो, मान लो एक यहाँ पे स्थान है कोई, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके अंदर में या तो यह स्थान है खाली या इसमें कोई पदार्थ है, इसमें वो कोई पदार्थ है। तो ये जो है ना, जहाँ प्रकाश उत्सर्जित होते हैं, सिंपल सी बात है। यहाँ पर क्या हो रहा है, मान लो ये बल्ब है। अब बल्ब में क्या होगा, कोई पदार्थ है, नाइट्रोजन होता है गैस, ठीक है। बल्ब में क्या होता है, नाइट्रोजन गैस होता है। तो इसमें देखो, मान लो इस बल्ब जैसे ही जला क्या, वो रोशनी उत्पन्न हो गया, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश का स्रोत कहेंगे। चलिए ये हो गया। अब ये भी जान लेते हैं प्रकाश के स्रोत के कितने नियम हैं। तो देखिए प्रकाश, यह 2 प्रकार के होते हैं। प्रकाश का स्रोत जो है ना 2 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है, तो प्राकृतिक स्रोत होता है और एक अप्राकृतिक स्रोत। अब प्राकृतिक स्रोत भी बता देते हैं, आप लोगों को पूछ सकता है 2 नंबर का सवाल में। तो याद रखिएगा, प्राकृतिक जो पदार्थ मान लो जैसे मानव द्वारा जिसमें पदार्थ उत्पन्न किया जाता है उसे हम लोग अप्राकृतिक स्रोत कहते हैं। जैसे बल्ब हो गया, लालटेन हो गया, और भी बहुत सारा है। जैसे लाइट, आप लोग मोबाइल देख रहे हो, इससे प्रकाश उत्पन्न हो रहा है ना, ये सभी अप्राकृतिक स्रोत हो गया। अब प्राकृतिक की बात करें तो सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, तारे हो गए, ये सभी प्राकृतिक स्रोत होता है। तो आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछेगा प्राकृतिक स्रोत के उदाहरण क्या है इनमें से, तो दे देगा आपको, चांद दे दिया, बल्ब दे दिया, लालटेन दे दिया, मोबाइल दे दिया। तो क्या टिक मारोगे आप लोग, तो चांद में मारोगे ना या सूर्य में, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी वाली यह सब सवाल पूछा जाता है। अब चलिए आप लोग 3 नंबर सवाल को देखिएगा। सवाल सिंपल सी है, कहती है प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखे। प्रकाश के परावर्तन के नियम को हमें लिखना है। तो नियम क्या है, तो चलिए नियम देखते हैं। सबसे पहले तो जानेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने हैं। तो याद रखेगा, प्रकाश के परावर्तन के मुख्यतः 2 नियम है। कितने नियम है प्रकाश के परावर्तन के, 2 नियम है। तो कौन कौन सी है वो भी जान लेते हैं। तो पहली जो है आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में रहते हैं। तो चलिए ये भी समझा ही देते हैं छोटा सा करके। यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे क्या हुआ, एक ही तल में रहता है। ये मान लो एक लकीर है, हमने ले लिया। अब क्या हुआ, ये आपतित किरण है ना, आपतित इधर से हुआ लकीर पे, हो गया सिंपल सी। अब ये क्या है, परावर्तित, कौन है, परावर्तित किरण, ठीक है, परावर्तित किरण। तो ये क्या हुआ, इधर से आपतित हुआ, इधर से परावर्तित हो गया। और बीच में क्या हुआ, एक अभिलंब बन गया, ये अभिलंब कहलाता है, ठीक है। अभिलंब ये जो यहाँ पे बना ना, कौन, एक लकीर पे टकराया तो कौन बनेगा, तो ये अभिलंब बन गया। तो तीनों क्या है, एक ही तल में है ना। देखिए ये भी एक ही तल में आ रहा है, ये भी एक ही तल में आ रहा है, तीनों एक ही तल में है। तो उसी को हम लोग क्या करते हैं, तो इसका ये पहला नियम हो जाता है किसका, तो प्रकाश के परावर्तन का। आप चलिए दूसरा नियम को समझते हैं। दूसरा नियम कहता है आपतन कोण चूंकि परावर्तन कोण के बराबर होता है। सिंपल सी बात है, आपतन कोण इधर से जैसे ही प्रवेश किया, जैसे ही मान लो, देखो हम दिखाते हैं आपको कलर चेंज करके भी, जिससे आप लोगों को समझ में आए। देखो जैसे ही प्रकाश का क्या हुआ, प्रकाश का अपवर्तन कोण जैसे ही इधर से प्रवेश किया, वैसे ही परावर्तन
कोण भी इधर से प्रवेश कर गया। सिंपल सी बात, डिफिनीशन है, दोनों समान में रहना चाहिए, समांतर में जो रहे उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो दूसरा नियम कहेंगे, किसका, प्रकाश के परावर्तन का। तो सिंपल सी इस प्रकार से डिफिनीशन याद रखना। ये सब सवाल पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, या तो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे या आपको सब्जेक्टिव में, लेकिन कुछ में भी पूछ सकता है। यह सवाल छोटा सवाल है लेकिन पूछेगा। तो चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। आप लोग समझने का कोशिश करना, क्योंकि समझ जाओगे तो आपको बोर्ड एग्जाम में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आप सवाल है, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब या छाया, आप लोग याद रखिएगा। या तो आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछेगा प्रतिबिंब किसे कहते हैं, या पूछेगा छाया किसे कहते हैं। तो आप लोग एक ही आंसर लिखोगे, एक ही आंसर लिखना है, तो आप लोग याद रखिएगा। आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, तो आंसर लिखेंगे सिंपल सी, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण। अब मान लो यह एक सूर्य का किरण है, समझना, आप लोग समझोगे तभी आपको समझ में बनेगा बोर्ड एग्जाम में। ये सूर्य है, अब ये सूर्य रोशनी दे रहा है, ठीक है। अब सूर्य रोशनी दे रहा है तो सुनना, ये देखना क्या कहता है, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण। एक बिंदु स्रोत से मान लो या प्रकाश की किरण आ रही है ना, आ रही है, जैसे ही याद रखिएगा। उसके बाद आती दर्पण, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, तो देखो यहाँ पे एक दर्पण ले लेते हैं, कोई भी दर्पण ले लो ना, उत्तर ले लो, अवतल ले लो, कुछ भी ले लो, हम ले लेते हैं अवतल दर्पण। ये अवतल दर्पण हमारा हो गया, ठीक है। अवतल दर्पण हमने ले लिया, तो अब क्या हो रहा है, जैसे ही यह प्रकाश की किरण क्या हो रहा है, आपतित होकर, परावर्तित होकर आ रहा है इस पे, या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होगी। देखिए जैसे ही यहाँ सूर्य से किरण निकला, यह अवतल दर्पण है, इस पर क्या हुआ, आती हुई परावर्तित हो गया इस बिंदु पे, इस पे जैसे ही टकरा गया बिंदु पे, ठीक है, टकरा गया, यहाँ पे ये याद रखना, टकरा गया। उसके बाद वो ना हो तो ये भी याद रखिएगा, या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो, या ये बिंदु है ना, इस पर मिल रही है, तो मिलती हुई प्रतीत हो, तो उससे हम लोग क्या करते हैं, उस बिंदु को कहेंगे प्रतिबिंब, ठीक है, प्रतिबिंब कहा जाता है। तो सिंपल सी बात है, समझना मेथड। ये सूर्य है, ये हमारा मान लो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। अब क्या हुआ, इधर सूर्य की किरण इसमें आया, जैसे इस यहाँ पर टकराया, ये जो बिंदु मिल रहा है ना, इसी बिंदु स्रोत को हम लोग कहते हैं बिंदु, क्या कहेंगे, प्रतिबिंब कहते हैं। तो सिंपल से आप लोग याद रखिएगा। एक बार बोल देते हैं, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु पर मिलती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है, उसे हम लोग कहते हैं सिंपल सी बिंदु, क्या कहेंगे, बिंदु के प्रतिबिंब कहते हैं। तो याद रखिएगा आप लोग। ये हमारी थी 4 नंबर सवाल। आप चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं। अगली क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल होता है, ये सवाल भी पूछा जाता है बार बार बोर्ड एग्जाम में। तो सवाल कहता है क्या, तो वास्तविक प्रतिबिंब तथा काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर बतावे। अंतर स्पष्ट करने के लिए देगा, तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ अलग अलग करके, वहाँ पे इस प्रकार से आपको लिखना है, बता देता हूँ। इस प्रकार से एक लकीर ले लेना है, इस प्रकार से बीच में एक लकीर कर देना, आपको कॉपी मिलेगा, और इधर क्या करना, इधर लिख देना वास्तविक प्रतिबिंब, इधर काल्पनिक प्रतिबिंब, और पहला इधर दोगे, इस प्रकार से पहला लिखना, इधर दूसरा देके, पहला देके सामने में लिखना, दूसरा देके इधर, इस प्रकार से आप लोग लिखना, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे समझाने के लिए इस प्रकार से लिखा। तो चलिए देखते हैं, पहले देखेंगे हम लोग क्या, तो देखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब, अंतर बताना है। तो वास्तविक प्रतिबिंब देख लेते हैं। तो देखिए वास्तविक प्रतिबिंब में क्या अंतर है, तो पहली जो है डिफिनीशन याद रखिएगा, दर्पण से परावर्तन के बाद प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। सिंपल सी बात है, कोई दर्पण है जिसमें परावर्तन के बाद कोई वस्तु है ना, परावर्तन के बाद प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती है, तो उसे हम लोग क्या करते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब। सिंपल सी बात है, ये हमारा सूर्य है, समझना, फिर से समझना, आप लोग समझोगे तभी बनेगा। ये सूर्य है हमारा, सिंपल सी देख लेना, सूर्य है। अब क्या हुआ, यहाँ मान लो हमारा क्या है, तो अवतल दर्पण है, यहाँ पे फिर से हम अवतल दर्पण लिए। अब यहाँ सूर्य से क्या हुआ, परावर्तन हो रहा है, यहाँ प्रकाश परावर्तन यहाँ पे हुआ। अब यहाँ पे बिंदु पे मिल रहा है ना, इस बिंदु पे, तो इसी बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। पहली हो गई। दूसरी समझना, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, हमेशा उल्टा होता है। तो याद रखिएगा आप लोग, हमेशा पूछता है ऑब्जेक्टिव में वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, तो उल्टा होता है ऑब्जेक्टिव में, तो याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। दूसरी हो गई। तीसरी देखना, इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है। सिंपल सी बात है, वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर भी उतार सकते हैं, व्हाइट पर्दा हो, नीला पर्दा हो, कुछ भी हो, उस पर हम लोग उतार सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब ये हो गया हमारा क्या, तो वास्तविक प्रतिबिंब हो गया। चलिए काल्पनिक प्रतिबिंब को देखते हैं, यही अंतर होता है, ठीक है। अब देखिए काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब देखेंगे, तो देखिए पहली जो होती है डिफिनीशन होती है, दर्पण से परावर्तन के बाद, वहाँ क्या हुआ, दर्पण से परावर्तन हुआ था, यहाँ पर भी वही हो रहा है, ठीक है। दर्पण से परावर्तन के बाद प्रकाश जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। तो प्रकाशित होती हुई सी, वहाँ पर क्या होता था, बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होता था, ठीक है। यहाँ पर मिलना नहीं है, यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रकाशित होती है। प्रकाशित होने का मतलब क्या है, तो समझो ये सूर्य है हमारा, सिंपल सी। अब हमने अवतल दर्पण ले लिया,
अब क्या हो रहा है, तो यहाँ से अब परावर्तन हो रहा है किरण, ठीक है। अब यहाँ पर इस बिंदु पे जैसे ही आया ना, प्रकाशित हो गया। प्रकाशित का मतलब क्या है, इसमें इसके अंदर चला गया। इसके अंदर जैसे ही जाएगा, ठीक है ना, आपको पता ही होगा, आप तो ये प्रकाशित का अर्थ होता है अंदर घुस जाना किसी भी वस्तु में। तो ये अंदर जैसे ही घुसा तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, तो इसी को प्रकाशित कहते हैं। तो इस प्रकाशित होते हुए कोई भी बिंदु मिले तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, काल्पनिक प्रतिबिंब कहेंगे। तो ये हमारी थी पहली डिफिनीशन। दूसरी देखना, दूसरी अंतर क्या है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। तो हमने वहाँ देखा था वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, तो आप लोग याद रखिएगा काल्पनिक में सीधा होता है, ठीक है। अब हम उसे वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते थे, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। तो सिंपल सी ये मेथड है। पूछता है, ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ये सवाल 2 नंबर का सवाल में पूछा जाता है और काफ़ी बार पूछा गया है। पिछले साल भी पूछा गया है, कब, तो 2022 में। तो आप लोग इसको एकदम नोट कर लेना, ये सवाल पूछेगा आपके बोर्ड एग्जाम में फाइनल, ठीक है। तो चलिए हमारी हो गई 5वीं नंबर क्वेश्चन। आप देखिए छठा नंबर क्वेश्चन क्या करता है, तो सिंपल सी है, आप लोग समझना, छोटा छोटा क्वेश्चन है, पूछता है ये सब सवाल कहता है गोल या दर्पण किसे कहते हैं, बताइएगा आप लोग, समझना आप लोग। गोल दर्पण हम लोग किसे कहेंगे, तो गोल दर्पण का अर्थ क्या हुआ, इस प्रकार से जो गोला है ना, इसी को हम लोग गोल दर्पण कहते हैं। तो ये समझ लिया आपने। आप चलिए आंसर भी देखते हैं। गोलिया दर्पण को कहते हैं, ठीक है। गोलिया दर्पण किसे कहते हैं, मैंने बताया ना, ये दर्पण हो जाता है। गोलिया दर्पण ही हम लोग दर्पण को कहते हैं। तो याद रखिएगा, गोलिया दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सत्ता किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। तो मैंने क्या बताया, बताइए। देखिए ये क्या है, तो गोला है। अब क्या हुआ, अंदर में देखो जो स्थान है, आप लोग देखना, अंदर में देखो जो स्थान है, ये क्या खाली है ना, तो खोखला हो गया। इसी को खोखला गोला, जो कोई भी दर्पण हो वह खोखले गोले का भाग हो, यानी बाहर से फुला हुआ हो, अंदर में खोखला कुछ ना हो, तो उसी को क्या कहेंगे, तो हम लोग कहेंगे उसे क्या कहेंगे, तो गोलिया दर्पण कहेंगे। तो ये हमारी हो गई सवाल, ठीक है। पूछता है ये भी सवाल, ये सवाल भी 2 नंबर के सवाल में पूछा जाता है काफ़ी बार। तो आप लोग जरूर याद रखना, सुनना एक बार और। गोलिया दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सत्ता खोखले गोले का एक भाग होता है, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं, समझ आना चाहिए आप लोगों को। सिंपल सी छोटी छोटी क्वेश्चन है, ये थोड़ी लंबी क्वेश्चन होगी, मतलब कोई लंबा क्वेश्चन होगा, लेकिन छोटा छोटा क्वेश्चन ही पूछा जाता है। अब देखना सवाल, अवतल दर्पण के प्रयोग को लिखें। अवतल दर्पण के प्रयोग क्या क्या हैं, वो हमें लिखना है। तो चलिए देखते हैं, अवतल दर्पण का मतलब प्रयोग का अर्थ क्या होता है, तो हम किस प्रकार से काम करते हैं अवतल दर्पण का, ठीक है, उपयोग किस प्रकार से करते हैं, तो वो, ठीक है, समझ गए आप लोग। तो चलिए आंसर को देखते हैं। पहली आंसर जो है, पहली जो लिखना है, इस प्रकार से लिखना है, अवतल दर्पण का प्रयोग हजामत के रूप में किया जाता है। हजामत का अर्थ क्या होता है, तो हजामत का अर्थ, आप लोग कभी सैलून यदि बुआ जाते हैं, लड़का जाता है, यदि आप लोग सैलून गए तो वहाँ पे देखेंगे आप लोग इस प्रकार से एक आयना लगा रहता है, दर्पण लगा रहता है, जिसे हम लोग दर्पण ही आयना कहते हैं देहाती भाषा में, ठीक है। तो शीशा लगा हुआ रहता है, तो उसमें आप लोग बैठते हो ना, तो आपका प्रतिबिंब क्या होता है, बड़ा दिखाई पड़ता है। तो इसी के कारण क्या किया जाता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग हजामत के लिए किया जाता है, ठीक है, वस्तु को बड़ा करने के लिए। आप देखिए दूसरी डिफिनीशन है, वाहनों के हेडलाइट में भी प्रयोग किया जाता है। वाहनों के हेडलाइट आप लोग देखे होंगे, जो बड़े बड़े ट्रक होते हैं उसमें भी क्या होता है, तो वाहनों के हेडलाइट में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उसके बाद तीसरी आप लोग याद रखिएगा, रोगियों जो होते हैं उनके आँख नाक, ठीक है, आँख कान नाक इत्यादि के जांच के लिए किया जाता है। सिंपल सी बात है, रोगी, आप लोग कभी डॉक्टर के पास जाओगे तो देखना वहाँ पे क्या होता है, आँख आप लोग जब चेक करवाओगे तो वो जो चेक करता है ना, एक छोटा सा लेंस होता है, वो होता है किसका, तो अवतल दर्पण का होता है। तो और नाक भी चेक किया जाता है ना, तो नाक में एक लाइट बालता है जो लेंस के जैसा लगता है, वो भी क्या होता है, अवतल दर्पण ही रहता है। तो कान का भी यदि चेक करना होता है तो कान के लिए भी क्या करता है, अवतल दर्पण का उपयोग करता है। तो सिंपल से है, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। आप चलिए एक और होता है इसमें, एक और है क्या, तो एक और है, सौर भट्टियों में सूर्य से आती हुई ऊर्जा को एकत्रित करने में भी। आप लोग देखेंगे चिमनी, जिसे आप लोग देहाती भाषा में कहते हो, जिसे जहाँ ईंट बनता है, ठीक है। तो सौर भट्टी क्या है, तो जैसे ही देखो कोयला होता है ना, तो ईंट को पकाने के लिए क्या होता है, कोयला जलाया जाता है भट्टियों में। तो सूर्य से जो प्रकाश आता है ना, तो देखिए जहाँ ज़्यादा धूप रहेगा, आग लगेगा, वहाँ पे क्या होता है, प्रकाश जो होता है ना, सूर्य का प्रकाश, समझना आप लोग एकदम ईजी से, सूर्य का जो प्रकाश होता है ना, वह सभी क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पे आग लग गया है, बहुत ज़्यादा आग लग गया, इस प्रकार से यहाँ पर क्या होगा, सूर्य का प्रकाश आकर्षित होगा, खींचेगा, एकत्रित करता है। तो सिंपल सी बात है, इस प्रकार से आप लोग याद रखिएगा क्या होता है, तो सिंपल सी बात होती है, यहाँ पर जो होता है, सौर भट्टियों में सूर्य से आते हुए प्रकाश की ऊर्जा को एकत्रित किया जाता है। आप चलिए नोट करके लिखिएगा, नोट करके, ये इंपॉर्टेंट होता है, ऑब्जेक्टिव के लिए बनता है, नोट करके। पहला जो है, पहला याद रखिएगा,
अवतल दर्पण में काल्पनिक और वास्तविक प्रतिबिंब दोनों बनता है। याद रखिएगा, पूछेगा आपको बोर्ड एग्जाम में, पूछ सकता है अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो आपको दे सकता है काल्पनिक या दे दे वास्तविक, तो कोई एक देगा। तो आप लोगों को याद रखना क्या क्या दे सकता है, वास्तविक, काल्पनिक, उल्टा सीधा, बड़ा कुछ भी देगा। तो यदि आपको काल्पनिक मिले, वास्तविक मिले, तो आप लोग कोई किसी एक में टिक मार देना, ठीक है। अब दूसरी देखना पॉइंट, अब उत्तल दर्पण, ठीक है, उत्तल दर्पण में हमेशा क्या होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक बनेगा बस प्रतिबिंब, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा, उत्तल दर्पण नहीं, यहाँ अवतल दर्पण होना चाहिए, ठीक है, यहाँ अवतल दर्पण होना चाहिए। अवतल दर्पण में भी हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए, ये थी हमारी कितने नंबर क्वेश्चन, तो क्वेश्चन थी हमारी 7 नंबर, ये कंप्लीट हो चुका है। आप चलिए अगली क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए अगली क्वेश्चन क्या है, तो 8 नंबर सवाल कहता है, सिंपल सा है, प्रकाश के अपवर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, तो चलिए आंसर देखते हैं। प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। देखिए समझिए, हम लोग समझाते हैं आपको, समझिएगा तभी आप लोगों को क्वेश्चन याद रहेगा। देखिए प्रकाश की किरण जो है ना, जैसे मान लो यहाँ सूर्य है, ठीक है, सूर्य है, अब प्रकाश की किरण हुआ एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, यहाँ मान लो कोई वस्तु है, वस्तु हुआ इधर से प्रतिबिंब गया, ठीक है, प्रतिबिंब गया, एक माध्यम से जा रहा है ना, या दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाएगी। जैसे यहाँ से गया, अंदर घुस गया, प्रवेश करती है, तो वह क्या होती है, विचलित हो जाती है, अंदर से विचलित हो जाती है, जिसके बाद वो अपने परिपथ से विचलित हो जाती है या मूल जाती है, विचलित हो जाए या मूल जाए। जैसे यहाँ से प्रकाश की किरण किसी वस्तु में टकराया, वस्तु में जाने के बाद क्या हुआ, यह अंदर घुसा और इसे टकराकर अभिलंब की ओर मुड़ जाए या अभिलंब की ओर मिल जाए या विचलित हो जाए, एक ही बात होता है। तो इसी घटना, मुड़ने की घटना को, जैसे ही मुड़ा, इस मुड़ने की घटना को हम लोग क्या करते हैं, तो प्रकाश के परावर्तन का, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो सिंपल से याद रखना, प्रकाश का अपवर्तन इसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन 8 नंबर। अब नोट में भी हम लोग देख लेंगे, नोट में देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो नोट करके आप लोग देखना, नोट कर लेना आप लोग बुक में भी। आप पहली डेफिनेशन देखना, प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। याद रखना, पूछता है बोर्ड एग्जाम में, प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होता है, तो आपको याद रखना है निर्वात में होती है, यानी हवा में, या तो हवा में दे दे या निर्वात दे दे। तो आप लोगों को हवा या निर्वात कुछ दे तो टिक मारना है। अब दूसरी देखना, हवा में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो पूछेगा बोर्ड एग्जाम में, हवा में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो याद रखिएगा 3 लाख किलो, ठीक है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, याद रखना, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। और तीसरी बात याद रखना, तीसरी बात, पानी में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो याद रखिएगा 22,50,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। ये भी पूछता है बोर्ड एग्जाम में। और पूछेगा आपको सबसे ज़्यादा तो कांच वाला पूछा जाता है, तो याद रखिएगा कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हमारी क्वेश्चन कितनी नंबर, तो क्वेश्चन थी हमारी 8 नंबर, ये कंप्लीट हो चुका है। आप लोग स्क्रीनशॉट चाहो तो मार सकते हो, ये मैं छोटा कर दिया, ठीक है, स्क्रीनशॉट मार लेना। आप चलिए बढ़ते हैं, अगली क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखना आप लोग, अगली क्वेश्चन कहता है, सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन है, एकदम इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है, समझना, आप लोग समझ जाओगे। सघन माध्यम तथा विरल माध्यम किसे कहते हैं। हमने देखा सघन माध्यम, किसी वस्तु, हमने क्या देखा था, सघन माध्यम किसे कहते हैं, तो एक वस्तु है, ये सूर्य है, एक वस्तु है, अब यहाँ क्या हुआ, ये एक प्रकाश का किरण है, इसे टकरा कर अभिलंब की ओर इधर मुड़ गया, तो इसे हम लोग इसे कहते हैं क्या, तो इसे कहते हैं सघन माध्यम, इसे कहते हैं विरल माध्यम। तो इसी को डिफिनीशन में भी बताना है, तो चलिए कोई नहीं, बता देते हैं। जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम हो जाती है उसे हम लोग सघन माध्यम कहते हैं। अब कोई भी माध्यम है, कोई जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम हो जाएगी, धीमा हो जाएगी, उसे हम लोग सघन माध्यम कहेंगे, और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक हो जाएगी उसे विरल माध्यम कहेंगे। तो सिंपल सी बात है, देखना ये वस्तु है हमारा, ठीक है। अब यहाँ पर सूर्य है, आप जैसे ही देखो सूर्य का रोशनी जो है ना, इस प्रकार से वस्तु पे मतलब फास्ट में आ रहा है, सघन माध्यम से आ रहा है। पहले देखो, पहले सघन क्या होता है, पहले जो है ना, यह सघन माध्यम से आता है, तो सघन माध्यम से एकदम फास्ट में आया, फास्ट में, ठीक है, इस प्रकार से फास्ट में टकरा गया। और इधर से क्या हुआ, जैसे वस्तु में टकराएगा तो धीरे होगा ना, धीरे हुआ, और यह क्या हुआ, सघन से विरल माध्यम में इस प्रकार से धीरे धीरे प्रवेश कर जाती है। तो यही माध्यम करने का, यही क्वेश्चन करने का अर्थ है। तो आंसर इस प्रकार से आप लोग याद रखना। आप चलिए क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, 10 नंबर सवाल को। 10 नंबर सवाल का क्या कहता है, तो सिंपल सी है, पूछता है सवाल, काफ़ी भिविया होता है। तो पूछता है सवाल, लेंस की क्षमता क्या है, लेंस की क्षमता क्या है, या पूछेगा लेंस की क्षमता को लिखें। तो कैसे लिखना है, तो वो देख लो। जब प्रकाश की किरण लेंस से होकर, लेंस होगा यहाँ पे, लेंस लिखा जाना चाहिए, ठीक है, लेंस से क्या होती है, होकर गुजरती है, तब प्रकाश की किरणें मूल जाती है। तो सिंपल सी बात है, प्रकाश की किरणें मूल जाएगी, प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता
क्षमता को ही हम लोग लेंस की क्षमता कहते हैं। तो सिंपल सी है, समझना हम समझा ही देते हैं। देखो अभी सूर्य है हमारा, सूर्य क्या हुआ तो प्रकाश की किरण लेंस से, ये हमारा एक वस्तु है, अब यहाँ पे आया टकराया, लेंस यहाँ पे मान लो है, लेंस से जैसे ही टकराया या क्या हुआ मुड़ गया, इस प्रकार से मुड़ गया ना, तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या कहते हैं तो लेंस की क्षमता कहते हैं। सिंपल से याद रखना, कोई भी वस्तु प्रकाश की किरण लेंस से टकरा कर क्या लेंस से टकरा कर मुड़ जाए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे तो प्रकाश का लेंस कहेंगे या लेंस की क्षमता कहेंगे। अब चलिए लेंस की क्षमता क्या होती है, तो लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक जो होता है डायोप्टर होता है, जिसे हम लोग डी कहते हैं, तो इसे हम लोग डी द्वारा सूचित भी करते हैं। तो आप लोग याद रखना, पूछेगा आपके बोर्ड एग्जाम में लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो याद रखेगा डायोप्टर, और डायोप्टर ना याद रहे तो डी याद रखना, इसे डी द्वारा क्या होता है सूचित किया जाता है। ठीक है, तो ये थे हमारे 10 नंबर क्वेश्चन। आप लोगों को समझ में आ रहा है नहीं, ये भी कमेंट करके जरूर बताना। आप चलिए ये क्वेश्चन देखिएगा, 11 नंबर सवाल काफी इंपॉर्टेंट होता है। अपवर्तनांक क्या है, पूछता है बोर्ड एग्जाम में अपवर्तनांक क्या होता है, तो काफी बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में ये सवाल, तो आप लोग याद रखिएगा, किसी माध्यम का अपवर्तनांक शून्य में प्रकाश की चाल एवं उस माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात, जैसे जैसे समझना, इसे छोड़ो इसे नहीं समझो, इसे समझो। देखो ये क्या है, तो ये है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, तो बराबर होता है शून्य में प्रकाश की चाल। अपवर्तनांक बराबर होता है शून्य में प्रकाश की चाल बटे इस प्रकार से आप लोग कर दो। ठीक है, बटे में होता है उस माध्यम में प्रकाश की चाल, क्या होता है बटे में उस माध्यम में प्रकाश की चाल। तो यही करने का अर्थ है, ये सूत्र पूछता भी है अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, बोर्ड एग्जाम में पूछता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, तो याद रखेगा शून्य में प्रकाश की चाल बटे में होता है उस माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, तो चलिए ये आंसर देखते हैं, ये देखेंगे ना अपवर्तनांक किसे कहते हैं, क्या है तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक शून्य में हो, जैसे ये शून्य में है, प्रकाश की चाल शून्य में हो। ठीक है, प्रकाश की चाल शून्य में हो एवं उस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या हो अनुपात में हो, ये अनुपात में इस प्रकार से हो गया, अर्थात ये फॉर्मूला हमारा ये बन जाता है, ये फॉर्मूला बन जाता है, तो यार आप लोग इस प्रकार से रखोगे। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। चलो नोट पहले देख लो, नोट में भी देख लो। नोट क्या है, तो पहली नोट है हवा का अपवर्तनांक 1 होता है। याद रखेगा, पूछता है हवा का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 1 होता है, याद रखिएगा हमेशा 1। और पूछता है ऑब्जेक्टिव टाइप में 2 नंबर देखना, हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक कितना होता है, पूछता है, काफ़ी बार पूछा जाता है हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, तो याद रखिएगा 2.42 यानी कि 2 पॉइंट क्या होता है 2.42 याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, आप चलिए अगली क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा, फास्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी सवाल। आप सवाल कहता है अपवर्तनांक के कितने नियम है, बताइए तो अपवर्तनांक के कितने नियम है, तो ये ऑब्जेक्टिव में काफ़ी बार पूछता है, तो याद रखना है 2। कितने होते हैं, तो अपवर्तनांक के 2 नियम होते हैं, कौन कौन होते हैं तो वो भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए देख ही लेते हैं। चलिए पहली जो है अपवर्तनांक का नियम, पहला आपतित किरण, चूंकि परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। यह क्वेश्चन शुरू में भी आया था, तो ये इस प्रकार से होता है क्या, इस प्रकार से क्या हुआ, एक लकीर है और इधर से क्या हुआ आपतित किरण आया और इधर से परावर्तित हो गया, इधर से आपतित हुआ, इधर से अपवर्तित हो गया, तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या, तो अपवर्तन, आपतित किरण, चूंकि अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होता है। तो पहली हो गई। दूसरी नियम होती है क्या, तो किन्हीं दो माध्यम में एवं प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है। तो कैसे होगा, तो ये समझो, देखो ये होता है, कहने का अर्थ क्या हुआ, अर्थात आप लोग ये याद ना भी रहे तो याद रखिएगा sin i बटे sin r बराबर एक नियतांक। sin i बटे sin r बराबर क्या होता है, तो एक नियतांक। इस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में पूछेगा sin i बटे sin r बराबर एक नियतांक होता है, तो आप लोग याद रखना। ठीक है, कंडीशन ये लेकिन याद रखना, क्योंकि पूछता है, आप लोग याद रखना किन्हीं दो माध्यमों में एवं प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के अनुपात को अनुपातिक के वर्ण के लिए आपतन कोण की जया sin i तथा अपवर्तन कोण की जया sin r का अनुपात एक नियतांक होता है। यानी बोर्ड एग्जाम में आपको पूछेगा sin i बटे sin r बराबर क्या होगा, तो 1 होगा। एक बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार से पूछता है। तो ये क्वेश्चन थे हमारी 12 नंबर, आप लोग इसे स्क्रीनशॉट मार लेना 12 नंबर सवाल को। ठीक है, आप चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अगली क्वेश्चन एकदम छोटा सा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, पूछता भी है, वीवीआई सवाल होता है, ये तो एकदम वीवीआई होता है, तो इसको देखना ही है आप लोगों को। तो देखिए उत्तर लेंस को, ठीक है, उत्तर लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। उत्तर लेंस को हम जानते हैं कि उत्तर लेंस का दूसरा नाम
अभिसारी लेंस होता है, लेकिन इसे कहा क्यों जाता है तो ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए कर देते हैं, कर ही देंगे, क्या दिक्कत है इसमें, ठीक है। आप देखिए आंसर देखना आप लोग, सवाल उत्तर होगा क्या, उत्तर लेंस को अभिसारी लेंस इसलिए कहा जाता है, किस लिए कहेगा, तो चलो देखो आगे, आगे देखो तभी समझोगे ना। तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि अक्ष के समांतर चलने वाली सभी आपतित किरणें लेंस से क्या थी, अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर आकर मिलती है, अर्थात उत्तर लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। सिंपल सी मेथड है, समझना, मैं समझा ही देता हूँ यहाँ पे आप लोगों को, ठीक है। देखिए क्या बात है, तो कोई उत्तर लेंस क्या होगा, उत्तर लेंस को अभिसारी लेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि कोई अक्ष है, ये मान लो एक क्या हुआ अक्ष है हमारा, ये अक्ष है, अब क्या हुआ समांतर अक्ष है, इस पे एक क्या हुआ वस्तु इस प्रकार से प्रवेश किया, एक इस प्रकार से, ये समांतर अक्ष हो गया। समांतर अक्ष में होकर मुख्य अक्ष पर बिंदु, एक बिंदु गुजरती है, यहाँ पर एक बिंदु है इस प्रकार से। अब इस बिंदु को यदि हम लोग मिला दें तो क्या हो रहा है, उत्तर लेंस को इसी बिंदु को मिलाने की क्रिया को, इसी बिंदु को हम लोग क्या करते हैं, तो ये बिंदु जो बीच में मिला ना, इसी को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो सिंपल सी मेथड थी, आप लोग याद रखिएगा। ये थे हमारी क्वेश्चन, कितना नंबर, तो 13 नंबर सवाल था। तो आप लोगों को आज की क्लास कैसा लगा कमेंट करके आप लोग जरूर बताना। और यदि आप लोगों को चाहिए दूसरा चैप्टर, ठीक है, चैप्टर नंबर 2 जो हमारा इसी चैप्टर है फिजिक्स का, इसका चैप्टर नंबर 2 का भी यदि आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग कमेंट करना, कमेंट में लिखना, तभी मैं आप लोगों के लिए लाऊंगा वीडियो। तो चलिए आप लोग जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं देखकर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और एक शेयर आप लोग जरूर करें, डेली में बोलता हूँ। और अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं किए हैं आप लोग तो जल्दी से आप लोग ज्वाइन कर लें। ये हमारा नंबर है 6009698095, इस पे आप लोग कांटेक्ट करें, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन किया जाएगा, वहाँ पे आपको डेली क्लास का नोट्स भी दिया जाएगा। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।